नमस्कार, राष्ट्रबोध से मैं पवन केसवानी। मैं गिरफ्तारी से नहीं डरता, मुझे गिरफ्तार कर लो, ऐसी बातें पुराने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल किया करते थे, बार बार चुनौती देते थे। अब जब गिरफ्तारी की तैयारी हो गई है तो पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। उनके पुत्र जो पहले ही जेल में हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा चुके हैं कि उन्हें जमानत दी जाए। अब भूपेश बघेल भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। हमने अपने पुराने कई वीडियो में इस बात को बड़ी जिम्मेदारी के साथ बताया था कि भूपेश बघेल किस तरह से जेल जाने का रास्ता खुद ही तय कर चुके हैं। उनकी बेहद खासम खास सौम्या चौरसिया, जो कभी उनकी आंख नाक कान कहलाती थी, वो 2.5 साल की जेल यात्रा के बाद हाल में जेल से बाहर आई हैं। कड़ी शर्तों के साथ आई हैं। 2 सितंबर 2022 को जब उन्हें गिरफ्तार किया गया था, भूपेश बघेल को तभी एहसास हो गया होगा कि उनका भी नंबर लग सकता है। लेकिन उस वक्त वो जिस तरह के मुख्यमंत्री थे और जिस तरह का व्यवहार कर रहे थे और जिस तरह का छत्तीसगढ़ में माहौल था, ऐसा लग नहीं रहा था कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। लेकिन जनादेश घोटाले के विपरीत था। अब जब भूपेश बघेल सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं, अपनी अग्रिम जमानत की उन्होंने याचिका लगाई है, साथ में अब ये याचना कर रहे हैं कि वो भरपूर सहयोग देना चाहते हैं। लेकिन जेल के बाहर रहकर भूपेश बघेल जिस तरह से अपनों का साथ नहीं दे रहे हैं, उस पर कवासी लखमा जैसे उनके कई पुराने साथी नाराज हैं। जब चेतन बघेल की गिरफ्तारी हुई तब सड़कों पर उन्होंने अपने समर्थकों को उतार दिया। जब देवेंद्र यादव 6 महीने तक जेल काट के आए थे, तब तो भूपेश बघेल ने ऐसा व्यवहार नहीं दिखाया था। आज जब खुद की बारी आ रही है तो वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। मैं उनके कुछ पुराने बयान आपको दिखा रहा हूं। तारीख 10 मार्च 2025 को जब ईडी ने उनके घर में शराब घोटाले मामले में दबिश दी थी, आपको नोट गिनने की मशीन तो याद होगी, 33 लाख से ज्यादा रकम नगद मिली थी। तब भूपेश बघेल कह रहे थे ये तो बहुत मामूली रकम है, इतना तो हमारे घर में रहती ही है। मशीन ला के वो लोग हाइप क्रिएट कर रहे थे, जबकि मिला 33 लाख रुपया जी, है ना। तो बहुत बड़ी राशि नहीं थी। दरअसल वो छापेमारी उस वक्त भूपेश बघेल के लिए नहीं थी, चेतन बघेल के लिए थी। इसके 16 दिन बाद सीबीआई ने जब छापेमारी, तो वो छापेमारी दरअसल भूपेश बघेल के लिए मानी जा सकती है, क्योंकि सीबीआई ने भूपेश बघेल के विरुद्ध दिसंबर 2024 में एफआईआर दर्ज की है, जिसमें 508 करोड़ रुपए की एक्सटॉर्शन मनी लेने वाले मामले में 6वें नंबर के नामजद आरोपी हैं भूपेश बघेल। अब उन्हें अच्छी तरह से पता चल गया है ईडी या सीबीआई कोई भी उन्हें गिरफ्तार कर सकता है। पर्याप्त सबूत जैसे धीरे धीरे सामने आते जा रहे हैं और भूपेश बघेल ने पप्पू बंसल की बेवफाई के बाद जब कैमरे के सामने आकर यह कहा था कि उनके बेटे चेतन बघेल की गिरफ्तारी का रोड मैप तैयार करने वाला पप्पू बंसल बाहर कैसे घूम रहा है, हाँ बात में तो दम है। इस पर भी हमने स्टडी की। आप भी यदि गूगल करके देख लेंगे तो पप्पू बंसल की रिहाई वाला कोई कीवर्ड आपको नहीं मिलेगा, हाँ गिरफ्तारी का जरूर मिलेगा। ईडी ने जिस समझदारी के साथ पप्पू बंसल को बाहर छोड़ दिया है, जितनी ढेर सारी जानकारी पप्पू बंसल से लेनी थी वो ले चुकी थी, तभी तो 16 करोड़ 70 लाख रुपए के लेन देन के पर्याप्त सबूत मिल गए और चेतन बघेल जेल चले गए। यहीं से भूपेश बघेल की गिरफ्तारी का काउंटडाउन भी शुरू हो चुका है। पप्पू बंसल के पहले विजय भाटिया की गिरफ्तारी हुई थी, वो भी भूपेश बघेल के बेहद खासम खास थे। कांग्रेस के ये दोनों ही कोई पदाधिकारी नहीं थे, लेकिन फर्जी सेक्स सीडी वाले मामले में विजय भाटिया आरोपी हैं। विजय भाटिया को अपने स्टाइल से जब पूछताछ की गई तो उन्होंने साफ साफ बता दिया कि पप्पू कौन से तरीके से कहां छुपा हुआ है। लेकिन पप्पू नहीं था। गिरफ्तारी के बाद उसने समझदारी दिखाई और सब कुछ बता दिया कि लक्ष्मी नारायण बंसल उर्फ पप्पू कितनी जानकारी रखता है, जो 2003 से भूपेश बघेल का चुनावी मैनेजमेंट से लेकर तमाम घर के ऐसे ऐसे कार्य देखा करता था और ऐसे ऐसे मामलों का राजदार था, जिसे या तो भूपेश बघेल जानते थे या तो पप्पू बंसल। ईडी के अनुसार शराब घोटाले मामले में जब लक्ष्मी नारायण बंसल और पप्पू ने ईओडब्ल्यू को बयान दिया था कि उसने और चेतन बघेल ने मिलकर 1000 करोड़ से ज्यादा घोटाले की रकम को हैंडल किया है, यह कैश अनवर ढेबर ने दीपेन चावड़ा को पहुंचाया था। यह पैसा बाद में राम गोपाल अग्रवाल को दिया गया था। अब राम गोपाल अग्रवाल के बारे में तो आप अच्छी तरह से जानते होंगे, बीते 2-2.5 सालों से वो गायब हैं। यदि किसी को मिले बता देंगे तो इनाम मिलेगा। राम गोपाल अग्रवाल कांग्रेस के
के एक कोषाध्यक्ष थे और आज की तारीख में भी वो कोषाध्यक्ष हैं, लेकिन आश्चर्यजनक तरीके से वो फरार हैं, गायब हैं। कांग्रेस के कोषाध्यक्ष राम गोपाल अग्रवाल के बारे में ईडी ने गहरी जानकारी दी थी, जिन्हें कैश पहुंचाने की व्यवस्था में चेतन बघेल के साथ मिलकर पप्पू बंसल ने उन्हीं के कहने पर 1000 करोड़ में से 100 करोड़ की नकदी के श्रीवास्तव को दिया था। वही के श्रीवास्तव जो भूपेश बघेल के लिए तांत्रिक बाबा का काम करते थे। पप्पू बंसल ने पूछताछ में यह भी स्वीकार किया है कि शराब घोटाले में से उसे 3 महीने में 136 करोड़ रुपए मिले, जिसके सबूत अनवर और नितेश पुरोहित के बीच चैट में हुई बातचीत से उजागर हो चुकी है। ईडी ने अपने जांच में पाया कि चेतन बघेल ने अपने विट्ठल ग्रीन प्रोजेक्ट, जो कि बघेल डेवलपर्स के नाम से संचालित हो रहा था, इसमें शराब घोटाले के पैसे को इन्वेस्ट किया है। इस प्रोजेक्ट से जुड़े अकाउंट के ठिकानों पर छापेमारी करने से ईडी ने सारे रिकॉर्ड जब्त कर लिए हैं। इस प्रोजेक्ट के कंसल्टेंट राजेंद्र जैन ने बताया कि प्रोजेक्ट में वास्तविक खर्च 13 से 15 करोड़ का था, जबकि रिकॉर्ड में 7 करोड़ 14 लाख रुपए ही दिखाए गए। जब्त की गई डिजिटल डिवाइस से पता चलता है कि बघेल की कंपनी ने एक ठेकेदार को 4 करोड़ 20 लाख रुपए का कैश पेमेंट किया था, जो रिकॉर्ड में नहीं दिखाया गया है। ईडी चाहे जो भी आरोप लगाए, लेकिन इतना तो तय है कि क्या चेतन बघेल का अपना कोई अकेला वजूद था? भूपेश बघेल की बिना सहमति से क्या चेतन बघेल, जो उनके इकलौते पुत्र हैं, ये सब कर रहे होंगे? चेतन बघेल और भूपेश बघेल में क्या अंतर है, ये ईडी भी समझ रही है और आप तो अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। ठीक वैसे ही जैसे कि कवासी लखमा शराब घोटाले मामले में बीते 15 जनवरी से आज की तारीख तक जेल में है, खुद को अनपढ़ बताते थे। भूपेश बघेल ने काफी सोच समझकर ऐसे अनपढ़ व्यक्ति को न केवल शराब मंत्री बनाया, आबकारी मंत्री बनाया, उन्हें उद्योग मंत्री बनाया। कनाडा गए थे साहब, अंग्रेजी में पेपर साइन किए होंगे, एमओयू में ढेर सारे दस्तावेज होंगे उनके पास। अनपढ़ थे, इसलिए सिर्फ 2 करोड़ रुपए महीना पाते थे। ऐसे में समझने वाली बात यह है, भूपेश बघेल आज की तारीख में जब आज सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं तो अच्छी तरह से समझ गए हैं कि एक बार जेल गए तो किस तरह से वो लंबे समय तक नहीं छूट पाएंगे। और पार्टी आला कमान में खासकर राहुल गांधी से उनके कैसे संबंध हैं, यह भी अंदर खाने से सारी खबर स्पष्ट हो चुकी है। पता चला है कि राहुल गांधी ने मना किया था कि चेतन बघेल के जेल जाने के बाद सड़कों पर न उतरा जाए, लेकिन बहन प्रियंका गांधी वाड्रा का आशीर्वाद मिलते ही राहुल गांधी की इच्छा की नाफरमानी सामने आई और चेतन बघेल के लिए पूरी कांग्रेस सड़कों पर उतर आई। प्रियंका गांधी के बारे में तो आपको पता होगा कि जब भूपेश बघेल मुख्यमंत्री थे तो किस तरह से नए रायपुर में कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान भूपेश बघेल के इशारे पर एजाज ढेबर ने सड़कों पर गुलाब की पंखुड़ियां बिछा दी थी। प्रियंका गांधी भला उस खुशामदी को कैसे भूल सकती होगी। भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में राजनीति का जो स्तर प्रस्तुत किया है उससे कांग्रेस को तो नुकसान हो ही रहा है, लेकिन आम जनता में इतना गहरा गलत संदेश गया है कि आम आदमी राजनीति से जुड़ने के पहले 100 बार सोचेगा। आज उनका इकलौता बेटा चेतन बघेल जेल में सिर्फ इसलिए बंद है क्योंकि भूपेश बघेल ने उन्हें गलत काम करने की छूट दे रखी थी। शायद वे अपराध से जुड़े इस फार्मूले को भूल गए होंगे कि अपराधी कितना भी चालाक हो वो सुराग छोड़ जाता है। ईडी ने जो मजबूत साक्ष्य जुटाए हैं, जिन्हें आरोप पत्र के रूप में शामिल किया है, कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया है। सबसे बड़ा प्रश्न चेतन बघेल की 2 फर्म को भला कोई ज्वेलर बिना ब्याज के 5 करोड़ क्यों दे देगा? प्लस माइनस का यह खेल तो कोई सीए समझा रहा था, लेकिन ज्यादा चालाकी काम नहीं आई। सब कुछ शीशे की तरह साफ है। भूपेश बघेल अक्सर कैमरे के सामने आकर खुद को पाक साफ बताते हैं, लेकिन ईडी से लेकर ईओडब्ल्यू और सीबीआई कैमरे के सामने आकर नहीं बताते। हालांकि कभी कभी एक प्रेस नोट मेल कर दिया जाता है, उसी से मीडिया संतुष्ट हो जाती है, लेकिन एक मजे हुए पॉलिटिशियन की तरह भूपेश बघेल हर वो दांव आजमा चुके हैं जिससे वो खुद को मिस्टर क्लीन बता सकें। गाय से लेकर गोबर और शराब से लेकर कोयला, सीजीपीएससी और रीपा के मामले में भी भूपेश बघेल का ही आखिर नाम क्यों आ रहा है? सरकारें आती है जाती है, लेकिन भूपेश बघेल तमाम अपराधों में संलिप्त पाए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के अंदर खाने वरिष्ठ नेता जिस तरह से घुटन महसूस कर रहे हैं, उसे समझने के लिए हमने कांग्रेस के पुराने प्रदेश महामंत्री प्रभारी अरुण सिसोदिया से बात की, जिसे हम आगे के एपिसोड में बताएंगे कि आखिर उन्होंने अंदर खाने की वो कितनी गहरी जानकारी दी है, जिससे पता चलता है कि मौजूदा समय में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का सवा सत्यानाश करने वाला कोई और नहीं बल्कि भूपेश बघेल है। ऐसा खुद अरुण सिसोदिया ने
हमें एक इंटरव्यू के दौरान बताया है। अब आते हैं उस प्रोजेक्ट पर जिसे लेकर ईडी ने कई बड़े बड़े दावे किए हैं। बघेल डेवलपर्स के नाम से संचालित विट्ठल ग्रीन सिटी, जो कि भिलाई से रायपुर के बीच कुमारी के साईं मंदिर के सामने वो एक बड़ी मौके की जगह है, राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है, जो कभी अजय चौहान नामक एक बिल्डर की हुआ करती थी। अजय चौहान यहाँ ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन लाइन से परेशान थे, तो उन्हें लगा होगा कि अपने पुराने संबंधों के चलते वो भूपेश बघेल के माध्यम से वो हाई टेंशन लाइन हटवा सकते हैं। लेकिन बिट्टू भैया और चेतन बघेल को वो जमीन पसंद आ गई और उसके बाद अजय चौहान को वहां से हटा दिया गया। पिछले दिनों जो छापेमारी हुई थी वहां से अजय चौहान से भी कुछ हैरान करने वाली जानकारी सामने आई है, जिसका फिलहाल खुलासा नहीं किया गया, लेकिन अजय चौहान का मोबाइल जब्त कर लिया गया। अजय चौहान ने जिस तरह से तेजी से तरक्की की है, एक नाम स्थापित किया है, उनके भी सूत्र कहां से जुड़े हुए हैं, इनकी भी पड़ताल चल रही है। और अजय चौहान ने बिट्टू भैया और चेतन बघेल को किन शर्तों पे वो जमीन दी थी, कितने पैसे में दी थी, क्या लेन देन फेयर था, ऐसी ढेर सारी बातें अभी समझना बाकी है। लेकिन जिस तरह से जांच की आंच भूपेश बघेल तक पहुंच रही है, वो घबराए हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट गए हैं। पहले तो दम भरा करते थे कि उन्हें गिरफ्तार कर ले, सबूत है तो सामने लाओ, अब सबूत भी लाया जा रहा है और बेटे की जमानत भी नहीं हो रही है। आज जो हालात निर्मित हुए हैं उसके लिए भूपेश बघेल खुद जिम्मेदार हैं। चेतन बघेल के बारे में ईडी ने जानकारी दी है कि उन्होंने शराब घोटाले के पैसे को पाने के लिए दूसरे लोगों और कंपनियों का इस्तेमाल किया, ताकि ईडी और अन्य एजेंसियां उन्हें ट्रैक न कर सके। जैसे ढिल्लन सिटी मॉल में पैसा आया, फिर ढिल्लन ड्रिंक्स से कर्मचारियों को पैसा ट्रांसफर हुआ, फिर वही पैसा बघेल डेवलपर्स को दिया गया। ईडी का दावा है कि चेतन बघेल के पास यही 16 करोड़ 70 लाख रुपए के अवैध घोटाले थे, जिसकी मजबूत और पुख्ता जानकारी सामने आई है। घूम फिर के जब मामला चेतन बघेल पर आया और वो गिरफ्तार हुए, तो ये स्वाभाविक सा प्रश्न है कि भूपेश बघेल कब गिरफ्तार होंगे। कोल स्कैम वाले मामले में अचानक ऑनलाइन को ऑफलाइन बना दिया गया। पूरी दुनिया तरक्की कर रही है, तो इन साहब को जब वसूली करनी थी तो ऑनलाइन से तो ऑफलाइन होना ही था। उसके बाद खुद को बहुत इंटेलिजेंट और ब्रिलियंट समझने वाले पुराने सीनियर आईएएस समीर बिश्नोई से लेकर रानू साहू और रानू साहू से लेकर सौम्य चौरसिया हो या अनिल टुटेजा जैसे तमाम वो महारथी आज या तो जेल में है या जमानत में बाहर है। जबकि भूपेश बघेल भी 14 दिसंबर 2024 को सीबीआई द्वारा दर्ज की गई महादेव सट्टा वाली एफआईआर के 21 आरोपियों में 6वें नंबर के आरोपी हैं, जिनके विरुद्ध आरोप है कि वो आपराधिक गिरोह यानी सिंडिकेट का एक अहम हिस्सा थे। खुद के मुख्यमंत्री रहते बड़े बड़े खाकी वर्दीधारी आईपीएस अधिकारियों को भी उन्होंने इन्हीं सट्टों के काम में लगा दिया था, जिन चेहरों को आप अपनी स्क्रीन में देख रहे हैं। एक बार फिर गौर से देखिए, ये है 2001 बैच के आईपीएस आनंद छाबड़ा, जिनके यहाँ सीबीआई ने छापा मारा था। ये महासमुंद, दुर्ग, रायगढ़, जांजगीर चांपा, कवर्धा में एसपी रहने के अलावा दुर्ग, रायपुर और बिलासपुर के आईजी रह चुके हैं, और तो और 2 बार आईजी इंटेलिजेंस रह चुके हैं। और इस चेहरे को तो शायद आप कभी नहीं भूल पाएंगे। इन्हें रील बनाने का बहुत शौक था। कई नए नए यूट्यूबर्स के उन्होंने सब्सक्राइबर बढ़ा दिए थे। अभिषेक पल्लव नाम है इनका, जिन दिनों दुर्ग में एसपी हुआ करते थे, क्या कमाल के वीडियो बनाया करते थे। इन्होंने डॉक्टरी की नौकरी छोड़कर आईपीएस ज्वाइन किया, नक्सल एरिया में एसपी रहे, दुर्ग के अलावा जांजगीर और कवर्धा में भी एसपी रहे। इसके अलावा 2005 बैच के ये हैं आरिफ शेख, जो बालोद, जगदलपुर, जांजगीर चांपा, बिलासपुर, रायपुर, बलौदा बाजार में एसपी रहे, रायपुर के आईजी रहे, और तो और एसीबी और ईओडब्ल्यू के भी चीफ रहे। वही एसीबी और ईओडब्ल्यू अब इन्हें तरीके से पूछताछ कर रही है। सीबीआई का छापा पड़ा है, उससे पहले एसीबी और ईओडब्ल्यू ने इनकी अच्छी तरह से पड़ताल की थी, जो खुद इस डिपार्टमेंट के आईजी रह चुके हैं। अब इन्हें देखिए, 2008 बैच के ये हैं प्रशांत अग्रवाल, जो नक्सली इलाकों से लेकर बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर जैसे बड़े बड़े शहरों के एसपी रहे हैं। प्रशांत अग्रवाल के बारे में तो कई और चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है, जब ईओडब्ल्यू और एसीबी ने बीती 19 और 20 मई को भिलाई के अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की थी। तब वो मामला शराब घोटाले से जुड़े हुए पैसों को उद्योगों में और शेल कंपनियों में लगाने की पड़ताल का था। इसमें जो एक छापेमारी हुई थी वो थे सुरेश केजरीवाल और उनके बेटे विशाल केजरीवाल के ठिकाने पर। विशाल केजरीवाल प्रशांत अग्रवाल
अग्रवाल के साड़ू हैं और लगातार कंपनियां खरीद रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि प्रशांत अग्रवाल के संबंधों के कारण, जो कि महादेव सट्टा के आरोपी हैं, जिनके बारे में एक चर्चित वीडियो सामने आया था विधानसभा चुनाव के पहले, जब शुभम सोनी नाम लेकर साफ तौर पे बता रहा था कि बिट्टू भैया और भूपेश बघेल के लिए किस तरह पैसे जुटाने का काम प्रशांत अग्रवाल करते थे। वही प्रशांत अग्रवाल केजरीवाल के रिश्तेदार हैं और केजरीवाल के यहाँ छापेमारी हुई, जो लगातार कंपनियां खरीद रहे थे। यहाँ बहुत ज्यादा समझाने लायक कुछ नहीं है कि आखिर अचानक ढेर सारा पैसा कैसे आ रहा होगा। और जिन कारोबारियों के छापे पड़े थे उसमें एक नाम और है, गोविंद मंडल। ये तो 5 साल के अंदर 5 कंपनियों के मालिक बन गए और उसी विट्ठलपुरम के निवासी हैं, जो कि भिलाई 3 में स्थित है, जिसे खुद चेतन बघेल की कंपनी ने बनाया था। आप सोचिए 5-5 कंपनियों का मालिक भला विट्ठलपुरम के किसी फ्लैट में कैसे रहता होगा। 2018 तक जो सिर्फ 30,000 रुपए कमाता था, उसका टर्नओवर अचानक अरबों तक कैसे पहुंच गया। कैसे कोल्टार कैंप के विवादित बिजनेस में जुड़ गया, अचानक कैसे उसे लाइसेंस मिल गया। इसके बारे में पड़ताल हुई तो पता चला कि इन्हें केंद्र सरकार से कोई पर्यावरण का लाइसेंस भी नहीं मिला। लेकिन वो कहते हैं ना, सैया भाई कोतवाल तो डर का है का। बिट्टू भैया या भूपेश का आशीर्वाद हो तो ऐसी ही शेल कंपनियां फलती फूलती है। आगे ढेर सारी जानकारियों के साथ भूपेश बघेल जेल जाने की तैयारी में है। आप यकीन मानिए, हमने जो पहले दिखाया और आगे दिखाने वाले हैं उस पर बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए, कुछ भी नहीं बदलेगा। भूपेश बघेल जेल जाएंगे, कैसे जाएंगे आप खुद देख लेना। लेकिन जिस दिन जेल जाएंगे वहाँ आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि ढेर सारे सबूत उनके खिलाफ में हैं। लेकिन अब तो उनका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड भी सबके सामने है। फिर भी हमारा कहना है, राजनीति बुरी नहीं होती। राजनीति में काम करने वाले इस तरह के कुछ लोग बुरे होते हैं, जिससे अच्छे लोग राजनीति में नहीं आते। अच्छे लोग को आना चाहिए। आप कैरियर समझ के ना आए तो देश और समाज के लिए आए, जरूर अच्छा होगा। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, जिसमें आपकी सहभागिता बहुत अनिवार्य है। यदि आज हम चुप रहे तो आने वाला कल हमें माफ़ नहीं करेगा। अपना योगदान देना होगा देश और समाज के लिए। राष्ट्रबोध का सूत्र वाक्य है, राष्ट्र ही सर्वोपरि। तो आज के अंक के लिए इतना ही। बहुत जल्दी मेरी आपसे फिर मुलाकात होगी। यदि आज का अंक अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, प्यार दीजिएगा, प्यार बांटिएगा। नमस्कार।